अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोगों की ज़मानत जज छुट्टी पे चले गए, आखिर क्या वजह है? इमरान ख़ान की जो ज़मानत खारिज हुई है उसके असरात क्या होंगे? कमज़ोर तरीन केस के हवाले से उस पर गुफ्तगू करनी है। ईरान और इसराइल की जंग बंदी और मसाइल देने वाले जो मसाइल जन्म दिए हैं और उनका नतीजा क्या निकलेगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बजट पास हो गया खैबर पख्तूनख्वा का, और क्या हाल आनी थी सामने, वो सामने आ जाएगी बात आपको। और अलीमा ख़ान साहब ने जो मुलाकातों के हवाले से बातें की हैं, ज़रा उन सब पे गुफ्तगू करेंगे। पहले तो देखें, पाकिस्तान में इंसाफ नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती है। किस बला का नाम है? आप बता दें मुझे, कौन सी बला है ये इंसाफ नाम की, और कहाँ मिलती है, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। और वो तरीका क्या है? अमरीकी निज़ाम इंसाफ के हाई कोर्ट, हर सूबे की अपनी स्टेट की हाई कोर्ट, उसी की सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बैठी होगी, और ये मखसूस नशिस्तों के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, और उसके साथ ये तय बातें हैं। हामिद खान साहब ने तो एडजर्नमेंट दे दी है, लेकिन देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ फ़ैसला क्या होता है। अलीमा ख़ान साहिबा ने कहा है कि कर्नल का फ़ैसला होता है कि कौन मुलाकात करेगा। अब नाम बता रही हैं, बैरिस्टर सलमान राजा, तैमूर असलम झगड़ा को इजाज़त ना मिली, बैरिस्टर सैफ को इजाज़त मिल गई। तो वो समझ जाएं, जो नून लीग के साथ लग गया, कोई रिश्तेदार निकल आई तो फिर बंदा काबिल एतमाद नहीं रहा। मुलाकातियों के फ़हरिस्त में बैरिस्टर सैफ का नाम शामिल होने का मकसद यही था कि मामलात संभालने हैं, वरना अली बिन गंडापुर तो इमरान खान को माइनस कर चुके हैं। यानी ये बज़ाहिर जो बातें आ रही हैं बजट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, मेरा बजट पे नुक्ता नज़र कुछ अपना है, मैं कानूनी बात करता हूँ, उसी को लेके चलता हूँ। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि बजट पास करने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जमात का सरबराह इमरान खान ने हमें इससे बजट इजाज़त लेना चाहते हैं, आप उसे बजट कर पास कर दिया, तो अब जाओ सुप्रीम कोर्ट इजाज़त लेके मेरे पास आओ, जो तरामीम मैं बताऊँ उनको जाकर पास कराओ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई के केपी के बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी, और बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि बानी के इमरान खान ने बजट पास कराने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने यह भी बताया कि बजट मशरूत तौर पर पास किया, आईनी मुद्दत होने से पहले बजट पास कराना ज़रूरी था, बाद में इमरान खान की हिदायत के मुताबिक बजट में रद्दोबदल होगा। बड़ा इंटेलिजेंटली, अब बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता, चलें मान लें यही करना था, ये कौन सा तरीक़ाकार है? यानी अब आपके कहेंगे जनाब वो जो तरमीम कर रही है ना, वो बाद में तरमीम कर लेंगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये तो मामला संभालने वाली बात हो गई है। और अली बिन गंडापुर ने कहा था कि वो MPS को लेकर अडियाले जाएंगे, और 30 जून तक का वो तो टाइम भी था। ये देखना, ये तो आपके पास था ना, और यहाँ तक समझिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने इसके बहुत से तरीके बताए थे। मैंने कहा था ये ख़ुद लिखते अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को, नैब के चेयरमैन को लिखते, वफाकी हुकूमत को लिखते, पेशावर हाई कोर्ट जाते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते कि ये वाला इशू है, हमें मुशावरत करनी है, जो कि पब्लिक ओरिएंटेड मामला है, वो कोई बात नहीं है ना। आप अडियाला जेल आए, कम से कम चल के आते, वहाँ आती। यानी कई ऐसी बातें हो सकती थी जिससे पॉसिबिलिटी थी कि आप मुलाकात भी कर लेते। और बातें अब ये कही हैं, अब लोगों में बददिली ज़्यादा फैलती जा रही है, इस बददिली को रोकना चाहिए, और ये बदली ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी जो अब लोग आपकी बातों पे एतबार क्यों करेंगे? अच्छा, क्यों करेंगे? ये सवाल है, ये मेरा भी सवाल है, और इसका जवाब भी चाहिए कि क्यों करेंगे एतबार? बिल्कुल एतबार नहीं करेंगे लोग आपकी बातों पे। अगर उन्हें एतबार करना है तो फिर उन्हें तरीक़ाकार भी निकालना होगा। देखें ना जी, ना सिर्फ जजेस भी इलेक्शन कमीशन की पट्टी पढ़ने लगे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के आलाकार भी बनते जा रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, और यूँ लगता है कि कोई मजबूरी है जो उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जज ने इलेक्शन पिटीशन में एतराज़ लगाया है कि हल्फनामा तस्दीक शुदा नहीं। हल्फनामे के वक्त यासर गिलानी मौजूद नहीं थे। जिस शख्स ने हल्फनामे को फ़ैसले का हिस्सा बनाया, उसमें तो तस्दीक शुदा हल्फनामा लगाया गया। अब देखें, ये एक टेक्निकल सवाल है यहाँ पर, जो कि CPC का इतलाक़ करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट है सर्टन। उस रिक्वायरमेंट को सामने रख कर हल्फनामा, पटिशनें बहुत खारिज हो चुकी हैं अब तक,
ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हैं। यासिर गिलानी की पटिशन भी जब अपील फ़ाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी, ये मैं बता दूं, जो कि फ़ैसले आ चुके हैं इसके ऊपर। तो फार्म 45 और 47 वाली कहानी जो है ना, वो भी साइड पे होती नज़र आ रही है मुझे, वो भी नज़र आ रही है कि नहीं चलने वाली, वो भी अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ चल रही है और वो लग रहा है वो आपके किसी काम की नहीं आएगी। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानतों की जो खारिज करने की जो ज़मानतों की जो दरख्वास्त है, जज अचानक छुट्टी पर चला गया, समाअत ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असीरानों की ज़मानत के, देखिए एक बात तो मैंने आज भी, कल बैठे हुए थे हाई कोर्ट में, तो मैंने एक बात कही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये अदालतों के पीछे पड़े रहते थे। अब उठा कर देखें, उन दिनों की तकरीरें उठा कर देखें, प्रेशर डालना, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों पर उस तरह प्रेशर नहीं डाल सके, ये मानना पड़ेगा। और जो सच है, मैं अपनी कई ऐसी मामलात हैं जो मैं आइनी तौर पर लेके, उन्हें डर ये खौफ होता है कि अजहर को एडवांटेज, और मुझे क्या एडवांटेज मिलना है भाई, मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिलना। मैंने जितने अहम इशूज़ उठाए हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र है, अब करम नवाजी है कि वो बेहतरी के लिए उठाए, उसमें मेरी और इंटेंशन और मोटिव मेरा ऐसा कोई नहीं था, ये बता दूँ मैं आपको। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ों के हवाले से, और उसी चीज़ों को उस तरह से मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ MNA MPAs कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एहतजाज इन हेयरिंग्स के ऊपर होना तो चाहिए ना, हो ही नहीं रहा, आप ले ही नहीं रहे, कोई एजेंडा नहीं ले रहा, कोई चीज़ सामने नहीं कर रहा, कोई बेहतरी की तरफ नहीं लेकर आ रहा, लेकिन आप काम अपने तरीके से कर रहे हैं। एक जो बात है इमरान खान साहब के हवाले से कि जब ज़मानतों के ऑर्डर के लिए फ़ैसला सुनाया गया तो कोई वकला नहीं थे। देखिए वकला थे या नहीं थे, चलें वो अपनी जगह बात है, हम भी पहले मौजूद थे, चले गए, लेकिन हमें अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने तो आते ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट दोबारा दोहरा देता हूँ, वो ट्वीट दोबारा बैकग्राउंड पे चल जाएगा, जिसमें मैंने बता दिया, सबसे ऊपर मैंने लिखा था ज़मानतें खारिज होने की। अभी ऑर्डर सामने नहीं आया, और उसके लिए वकील होना या ना होना, आगे ऑर्डर सुनाना ही है ना, ये आकर जिस तरह डिले कर रहे थे, नज़र आ रहा था ज़मानतें खारिज होनी। ये मैंने सलमान सफदर को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ज़मानतें खारिज करनी है उन्होंने, और मैंने वजह भी बताई, मैंने कहा ज़मानतें खारिज होंगी, अब ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो 2 महीने की छुट्टी हैं, इतनी देर में यहाँ से ट्रायल चल रहा होगा, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे जनाब ट्रायल कंक्लूड होने वाला है, और 4 महीने जो मुद्दत है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत करीब आ जाएगी। तो बड़ा इंटेलिजेंटली ये खेला है, और हमें समझ नहीं आया या हम समझ ना पाए, लेकिन ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं। जो लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ पर उस वक्त जब फ़ैसला सुनाया गया, तो मैं इसको इतनी बड़ी बात नहीं समझता। ठीक है, हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र है, ओपिनियन है, लेकिन जितनी क़यादत मौजूद होना चाहिए तो वो मौजूद थी, लेकिन ये क़यादत तादाद ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, ज़्यादा लोग होने चाहिए थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे। अलीमा खान का बढ़ता है हैरत में डालने वाला एक सवाल, उन्होंने इस्तफसार किया, जो क़यादत ईरान अब ऐसी गई, उनके लिए मैं सोचती हूँ ईरान वाले क्या सोचते होंगे, जो अपने लीडर के लिए खड़े नहीं हो सकते, हमारे लिए क्या खड़े होंगे। और इस वक्त देखा जाए तो इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि खान के साथ क्या हो रहा है और उनकी अहलिया के साथ क्या हो रहा है। सारी फैमिली जो हैं वो सारी कहाँ खड़ी हैं, यानी नज़र नहीं आती ना उस तरह से। जदोजहद करें, हिम्मत करें, आगे दें, आप जो फ़ायदे लिए हैं उसका लें, लेकिन ये एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ रही है। और आखिरी बात की तरफ मैं चलता हूँ। ईरान और इसराइल की 13 से 24 जून तक जंग रहने वाली दोनों वालों के अपने अस्करी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। जंग में इसराइल अपने असल मकासद हासिल करने में, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा और रजीम चेंज हासिल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका, वो पीछे नहीं हटा है, ऑपरेशन रजीम चेंज की तरफ लेकर जाएगा। जंग के दौरान इसराइल ने अपने हमला आवर ताकत और इंटेलिजेंस नेटवर्क की भरपूर महारत दिखाई, लेकिन उसके नाकाबिले तस्खीर दिफाई साख को धचका लगा। तो जब ईरान ने मिसाइल दिफा में भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया, मगर उसकी इंटेलिजेंस और फ़ज़ाई दिफा की कमज़ोरियाँ भी सामने हैं। इस जंग ने दोनों ममालों के दिफाई लिहाज से नए चैलेंजेस दिए, जो आइंदा चंद बरसों में सरमायाकारी करेंगे। सियासी तौर पर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत को अवामी और बैन अक़वामी तनकीद का सामना रहा, जबकि ईरान में अवामी तहाद ने हुकूमत पर मौजूदा दबाव वक्ती तौर पर कम कर दिया। मुआशी लिहाज से इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कई कंपनियाँ बंद होंगी, सियाहत और सरमायाकारी मुतासर हुई और माली खसारा बढ़ गया। ईरान की पहले से जो कमज़ोर मईशत है वो मज़ीद बिगड़ गई। तेल और गैस की बरामदात जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई। ज़रा मुआदला ज़खायर पर दबाव बढ़ा और करेंसी की कीमत में कदर कीमें आई। इस जंग ने दोनों ममालिक की दाखिली कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया, जिसका असर जो है ना मुस्तक़बिल में अवामी रद्दल और हुकूमती पॉलिसियों पर ज़रूर पड़ेगा। यानी ये वो चीज़ें सारी जो आपके सामने रख दी हैं, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा।
वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, चीज़ें क्या जाएंगी, किधर जाएंगी, किस सिमत की तरफ जाएंगी और फैसला कौन होंगी या नहीं होंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।